बूढ़ी अम्मा का जादुई सोने का घर। बहुत समय पहले की बात है। सुमिता अपनी छोटी बहन मीशा और माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। तभी एक दिन की बात है, सुमिता की माँ उससे बोली, अरे बेटी, सेठ ने ना हमें बहुत बड़ा काम दिया है। अगर हमने वो काम पूरा कर लिया तो सेठ हमें मुंह मांगी कीमत देंगे, जिससे हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटी। हमें कुछ दिनों के लिए जाना होगा। तुम बस अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। हम 5 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है माँ, आप जाइए। मैं अपना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख लूंगी। आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद उसके माता पिता काम के लिए चले जाते हैं। सुमिता अपनी बहन के साथ स्कूल चली जाती है और फिर शाम को वो आकर खाना खा लेती है, जो कि उसकी माँ उनके लिए बना कर रख गई थी। इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही उसके माता पिता की कोई खबर मिली थी। देखते ही देखते 5 दिन पूरे हो जाते हैं और आज उनके माता पिता को वापस आना था, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और उनके माता पिता का कोई पता नहीं था। तभी सुमिता भागकर दूसरे घर जाती है और उनके फोन से सेठ के यहाँ फोन करती है। अरे सेठ जी, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे माता पिता अभी घर तक क्यों नहीं लौटे? जरा पूछ कर बताइए ना कि वो कहाँ हैं और कब तक लौटेंगे। अरे तुम पलवाशा और सूरज की बेटी हो क्या? जी, मैं उन्हीं की बेटी बोल रही हूँ, सुमिता। अरे बेटी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दरअसल बेटी, हम जो घर बनवा रहे थे और उसमें जो काम चल रहा था, उसमें कुछ गलतियों की वजह से वो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ वर्कर्स की जान भी चली गई। उसी में तुम्हारे माता पिता भी थे। क्या सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कह दीजिए ना कि ये सब कुछ झूठ है। मेरे माता पिता को कुछ नहीं हो सकता। वो तो कह कर गए थे कि वो इस बार जा रहे हैं तो हमारे घर की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कह दीजिए ना सेठ जी कि आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेटी, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल समय है, थोड़ा संभालो खुद को। ऐसा बोलकर वो सेठ फोन रख देते हैं और दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ ही देर में गांव वाले उन दोनों को उनके माता पिता के पास लेकर जाते हैं और अपने माता पिता को इस हाल में देखकर दोनों उनसे रो कर कहती हैं, पिताजी, आपने तो कहा था कि आप हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे और अब वो सब दिए बिना ही जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम दोनों आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे? पिताजी उठिए ना, आप हम दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, उठो ना माँ। कुछ दिन के बाद इधर मीशा और सुमिता ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि उनके घर का मकान मालिक यानी मोहनलाल वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, अरे सुमिता, कहाँ है तेरे माता पिता? 2 महीने से किराया बाकी है और मुझे 1 रुपया तक नहीं मिला। अरे बुला उन्हें, वरना घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुम लोगों को, समझी? अरे मोहन अंकल, हमारे माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी है, वो अब आपको पैसे कहाँ से देंगे? हाँ, क्या तेरे माता पिता मर गए? अरे उन्हें तो मरना ही था। मेरे पैसे जो नहीं चुकाए उन्होंने। खैर,
अब क्योंकि तुम लोगों के पास भी पैसे होंगे नहीं और तुम्हारे माता पिता भी पैसे चुका कर नहीं गए, इसीलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। चलो। अरे मोहन अंकल, फिर मैं और मेरी बहन कहाँ जाएंगे? हमारे साथ ऐसा ना कीजिए, हमारे हालात पर तरस खाइए। अरे तो मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या है, जो हर गरीब और अनाथ की मदद करता फिरूं? जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो क्या करूँगा तुम्हें इस घर में रखकर। चलो, अब बहुत बातें हुई, निकलो यहाँ से। मोहन अंकल, अभी तो हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है। मैंने और मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भला अभी हम आपको किराया कहाँ से दे पाएंगे? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं तो तू इस घर का किराया कहाँ से चुकाएगी। चल, अब बहुत बातें हुई, अब निकल यहाँ से। तूने वैसे ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। बेचारी दोनों बहनें हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन मोहनलाल जरा भी नहीं पिघलता और धक्के मारकर बेरहमी से उन्हें बाहर निकाल देता है। घर से निकलते ही तभी मीशा अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी, भूख की वजह से मुझे अब चक्कर आ रहे हैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हाँ छोटी, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत भूख लग रही है। तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं घर में क्या करूँ? मेरे पास भी तो पैसे नहीं है कि मैं तुझे कुछ खिला सकूँ। ऐसा बोलते बोलते दोनों बहनें बाजार में आ जाती हैं और हर जगह काम की तलाश करने लगती हैं, लेकिन इतना छोटी होने की वजह से कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखता है। और तभी वहाँ पर शीला नाम की एक औरत आ जाती है और उनसे कहती है, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम लोग कहीं खो गई हो क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। नहीं आंटी, हमारा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम दोनों अनाथ हैं और काम की तलाश कर रहे हैं। अरे मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा। बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और माँ की तरह प्यार भी करूंगी। ऐसा सुनकर सुमिता और मीशा शीला के साथ उसके घर आ जाती हैं। शीला उन्हें बहुत अच्छे से खाना खिलाती है और थोड़ी देर के बाद उनसे कहती है, चलो अब बहुत हुई खातिरदारी, उठो और सीधे काम पर लग जाओ, समझी? और जब तक पूरे घर का काम खत्म ना हो, रुकना मत। ठीक है आंटी, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर देंगे। लेकिन आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हैं? आपने तो कहा था कि आप हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी और हमें माँ की तरह प्यार करेंगी। फिर क्या हुआ? अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, वरना मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो तुम जैसी भिखारिनों को मैं माँ की तरह प्यार दूंगी। अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लाई हूँ तुम्हें यहाँ। यहाँ रहना है तो जैसे मैं बोलूंगी वैसे रहना होगा और ढेर सारा काम भी करना पड़ेगा, तब जाके 2 वक्त की रोटियां नसीब होंगी, समझी? अब दोनों बहनों के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए वो शीला की बात मान लेती हैं। सारा दिन बस शीला के घर में काम किया करती और ताने सुना करती, लेकिन इसके बावजूद भी शीला उन पर हाथ उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देखते ही देखते दिन बीत रहे थे और एक दिन तभी गलती से सफाई करते समय मीशा के हाथ से एक कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। हाँ, तोड़ दे, सब तोड़ दे। और हाथों में तो जैसे जान ही नहीं है ना तेरे। तेरे बाप ने लाकर रखा था क्या ये सब यहाँ, जो सब कुछ तोड़ती रहती है?
मालकिन, देखिए, आपको जो भी बोलना है हमको बोलो, लेकिन हमारे मम्मी पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं है। अगर दोबारा आपने हमारे माता पिता को कुछ भी कहा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? जरा मैं भी तो देखूं। अरे तेरी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलने लगी है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा बोलकर शीला मीशा को बेरहमी से मारने लगती है और इतने में तभी वहाँ पर सुमिता आती है। अरे मेम साहब, इसे मत मारिए। अरे ये बहुत छोटी है, नादान है, इसे कुछ नहीं पता, ये तो कुछ भी बोल देती है। छोड़ दीजिए मालकिन, इसे मत मारिए। अरे नादान वादान कुछ नहीं है, ये जहर की पुड़िया है। देखा नहीं कैसे मुझे धमकी दे रही है कि अगर दोबारा मैंने तुम दोनों के माता पिता को कुछ भी कहा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और समझा ले इसे, अगर दोबारा इसने मुझसे जुबान लड़ाई तो मैं इसे जान से मार दूंगी। समझी? बेचारी दोनों बहनें रोकर रह जाती हैं और तभी एक दिन शीला के घर एक आदमी आता है और मौका पाते ही वो मीशा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। मीशा चिल्लाते हुए सुमिता को आवाज लगाती है। सुमिता जैसे ही आती है तो ये देखकर दंग रह जाती है। अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहन का हाथ छोड़िए, छोड़िए उसका हाथ, वरना मैं साहब को आवाज लगा दूंगी। छोड़िए उसे। इतने में वहाँ पर शीला आ जाती है और सुमिता उससे कहती है, देखिए ना मेम साहब, ये अंकल मेरी बहन को ना जाने कहाँ लेकर जा रहे हैं। इनसे मैं कब से कह रही हूँ कि मीशा को छोड़ दे, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप कहिए ना कि ये मीशा को छोड़े, उसे दर्द हो रहा है मालकिन। अरे तो क्या हो गया? इन्हें मैंने ही यहाँ पर बुलाया है तुम दोनों को बेचने के लिए। अब तुम जाओ इनके साथ, तुम्हारी जिंदगी यही बनाएंगे। अब तुम दोनों को अब मैं और नहीं झेल पाऊंगी। अरे तुम्हें इन्हें सौंपूंगी तो मुझे पैसे भी मिलेंगे और तुम दोनों से छुटकारा भी, और तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? अरे अभी तक आपने हमारे साथ ना जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम दोनों सब कुछ बर्दाश्त कर गए, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा तो मत करिए, हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम अब आप पर और बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे साथ ये मत कीजिए मालकिन, ये मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? इस दिन का तो कितनी बेसब्री से इंतजार किया है, इसीलिए तो तुम दोनों को पाल पोस रही थी। अब जब मेरे पैसे मिलने की बारी आई तो तुझे जाने दूं। ऐसा बोलकर शीला उन्हें एक कमरे में बंद कर देती है और दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो दोनों बेचारी अपने माता पिता को याद करके बेतहाशा रोए जा रही थी। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना, आपके जाने के बाद से हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस दुनिया में और कैसे रह पाएंगे आपके बिना। हर कोई बहुत बुरा है यहाँ, कोई भी भरोसे के लायक नहीं। ऐसा बोलकर बेचारी सुनीता रोई जा रही थी कि इतने में उन्हें खिड़की खुली हुई दिखती है और वो तभी जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती हैं और एक घने जंगल में पहुँच जाती हैं। वो दोनों इतनी परेशान थीं कि एक जगह पर बैठते ही तुरंत सो जाती हैं और ऐसे ही रात गुजर जाती है। सुबह होते ही एक बूढ़ी अम्मा उस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। सुमिता और मीशा को ऐसे सोता हुआ देखकर वो उनके पास गईं और उनसे बोली, अरे बेटी, तुम दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो भला?
यहाँ पर जंगली जानवर घूमते रहते हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं। चलो बेटी, मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर तक पहुँचा देती हूँ। आओ मेरे साथ। नहीं, दूर रहो हमसे, हमारे नजदीक मत आना। अब हम किसी पर भी भरोसा नहीं करेंगे। हमें पता है कि आप हमसे क्या चाहती हैं। आप हमें अपने साथ ले जाएंगी, फिर हम पे बहुत सारे जुल्म करेंगी और फिर हमें किसी के हाथों बेच देंगी। हम अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। क्या हुआ बेटी? मैं तो बस ये कह रही थी कि इस घने जंगल में रहना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भला? क्या हुआ? मुझे पूरी बात तो बतलाओ। इसके बाद सुनीता अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी अम्मा को बतला देती है। अरे बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन याद रखना, ये जिंदगी है, इसमें हमें अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं। अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक खाली जगह पर जाती हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सोने का घर प्रकट कर देती हैं और उन दोनों से कहती हैं, ये लो बेटी, ये जादुई सोने का घर है और अब से तुम दोनों इसी में रहना। और ये जादुई सोने का घर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। कोई भी तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में रह नहीं पाएगा। अम्मा की ये बातें सुनकर सुमिता उदास हो गई और उनसे बोली, अम्मा, अभी तक हमें जितने भी लोग मिले वो बहुत बुरे थे। उन्होंने हमारे साथ बस बुरा ही किया या बस अपना मतलब निकालकर हमें छोड़ दिया। मैं समझती थी कि दुनिया में बहुत बुरे लोग ही होते हैं। माँ बाबा के जाने के बाद हमने बहुत दुख झेले, लेकिन आपने हमारे साथ कितना अच्छा किया। सच में आपको ही हमारे माँ बाबा ने ईश्वर के रूप में भेजा है और मैंने आपके साथ कितना गलत किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने आपने हम पर आज कितना बड़ा उपकार किया है। हम दोनों आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। परेशान मत हो बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम अपनी बहन को लेकर इस सोने के घर में अंदर जाओ और इस जादुई घर में हंसी खुशी रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। और उस दिन के बाद से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो दोनों हंसी खुशी वहाँ पर रहने लगती हैं।